मामला फंसता है दो विकल्प, और इसीलिए हमें पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो क्लियरिटी आती है वो क्वेश्चन करने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है। पढ़ने के लिए आप चाहें जितनी बार पढ़ लो, वो पढ़ने से नहीं आएगा। वो जब क्वेश्चन आता है और नहीं कर पाते हो, जब दिक्कत आती है आपके सामने, और तब फिर पलट करके जब आप बुक खोलते हो, वहाँ पर देखते हो, तब ये समझ में आता है कि नहीं, अभी ये चीज़ था लेकिन हम ध्यान नहीं दिए इस पर, और इस वजह से ये गलत हो गया। तो दोबारा हम पढ़ते हैं और अच्छे से और ध्यान दे करके, और तब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाता है, वो गलती जो इस बार किए थे अब अगली बार वो गलती नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। जो भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया जा रहा है, कई बार ऐसा भी होगा कि उसमें कुछ नया भी मिल जाएगा जो अब तक आप नहीं पढ़े हो। कई बार ये भी होगा कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो सेम टू सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, है ना। ऐसा कई बार होता है, जो लोग कई एग्जाम दे चुके हैं, जो अनुभवी हैं, उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल अनुभव किया होगा। कई बार हम लोग पढ़ते हैं एक एग्जाम के लिए और उस एग्जाम में ना होकर अगले एग्जाम में आ जाता है, ये भी होता है। तो इसलिए हमें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए, है ना। जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है डज नॉट मैटर, बस कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है आप क्वेश्चन करिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो या तो बुक में है, आप नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं याद कर पाए, दोबारा से पढ़िए, याद करिए। इन केस अगर वहाँ भी नहीं है तो जो भी विषय विशेषज्ञ हैं, जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिर उससे आप कंसल्ट करिए, वो आपका समाधान, क्योंकि वो बेहतर पढ़ते हैं आपसे। वो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, उनको केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, है ना। तो इसलिए उनसे, टीचर से पूछने में कभी हिचकना नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर आपको बताने से मना करेगा। ठीक है, हम लोग कहाँ तक हो गए? अच्छा, हम लोग नेतृत्व के गुण देख रहे थे, और इसमें चेस्टर आई बर्नार्ड ने 4 गुण बताए हैं, ये हम लोग देख रहे थे। इसी क्रम में जो अगला है वो है, ठीक, क्या हुआ, बोलिए बोलिए। आम नहीं, नहीं आम तो है, तो पहले ही हम लोग नेतृत्व के गुण देख रहे थे, और इसमें हम लोगों ने चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार 4 गुण बताए थे। पहला क्या, जीवन और सहन शक्ति, दूसरा निर्णय लेने की क्षमता, तीसरा प्रोत्साहित करने की क्षमता, और चौथा था उत्तरदायित्व और बौद्धिक क्षमता। अब इसकी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे, हम लोग क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे होगी? अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ देगा कि चेस्टर आई बर्नार्ड ने नेतृत्व के कितने गुणों की बात की है, 4, 5, 6, 7, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। और जब डीप जाएगा तो ये पूछ देगा कि उसमें से कोई एक हटा देगा और इनमें से कोई 3 गुण A, B, C करके दे देगा, और D दे देगा उपयुक्त सभी। तो आप किस पर लगा दोगे, उपयुक्त सभी, अगर वो तीनों सही सही हैं तो। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 3 गुण ये जो बताएं वो दे दे, और चौथा कोई ऐसा गुण दे दे जो इन्होंने नहीं बताया, किसी और ने बताया, उसको वहाँ पे दे दे। और ये पूछ दे कि इनमें से कौन सा गुण बर्नार्ड ने नहीं बताए, तो फिर तभी डी आंसर सही हो जाएगा वो, या वो विकल्प जहाँ पर भी रहे, ए में हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी में भी, डी में कहीं भी हो सकता है। तो फिर अगर आपको याद है अगर चारों गुण, तो चाहे प्रश्न सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, मतलब क्या क्या है या क्या नहीं है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। इसी कड़ी में जो अगले हैं वो हैं हेनरी फ्योल, और इन्होंने 5 गुण बताए हैं। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल ने नेतृत्व के 5 गुण बताए हैं।
अब ये 5 गुण क्या क्या है हम लोग देखते हैं। तो पहला है साहस, पहला शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, फिर है मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति, फिर है आपका ये नैतिक गुण समानता, नैतिक गुण समानता, नैतिक गुण, फिर है आपका समानता, और 5वां प्रबंधकीय योग्यता, प्रबंधकीय योग्यता। ये 5 गुण हेनरी फ्योल ने बताए हैं कि एक नेता में ये 5 गुण होना चाहिए। क्या क्या? तो शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, नैतिक गुण, समानता और प्रबंधकीय योग्यता, इतना उसमें होना चाहिए। ठीक है। अब वही यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, तो वो 2 तरह का जो मैंने पहले फॉर्मेटिंग की चेस्टाई बर्नार्ड वाला, वही यहाँ पर भी कि इनमें से कोई 3 उठा के दे देगा और चौथा पूछ लेगा कि ये क्या नहीं है तो वो बता देंगे, या डी ये कर देगा कि उपयुक्त तीनों, तो अगर ये 3 में है तो डी पर आंसर लगा देंगे उपयुक्त तीनों, है ना। सादा पहला दिन है। हाँ, अब बाकी लोग तो लगभग वही हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला है ये एल बुरी कौन सा। अच्छा, ये भी देखना, अगर फ्यूल लिखा है तो भी वही है, और हेनरी फ्यूल लिखा तो भी वही है। अगर एल उर्विक लिखता है तो भी वही है, और केवल उर्विक लिखता है तब भी वही है ना। ये नहीं कि वो अलग हो गए ये अलग हो गए, एक ही है। तो एल उर्विक, इन्होंने भी नेतृत्व के 5 गुण बताए हैं। ये भी 5 गुण बताए हैं। पहला है साहस, दृढ़ इच्छा, ईमानदारी। साहस, साहस, फिर दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा और ईमानदारी, ईमानदारी। अगला लचीलापन, ज्ञान एवं न्यायपूर्ण निर्णय। लचीलापन, लचीलापन, और 5वां और अंतिम है ज्ञान एवं न्यायपूर्ण निर्णय। ज्ञान एवं न्यायपूर्ण निर्णय, न्यायपूर्ण निर्णय। हो गया सबका? ठीक। ये देखो, ये टोटल इसमें कंसेप्ट नहीं है। क्या है? कंसेप्ट और फैक्ट 2 चीजें होती हैं। तो जो कंसेप्ट होता है, एक बार अगर आप समझ गए, जैसे संचार क्या है, नेतृत्व क्या है, वो कंसेप्ट है। एक बार अगर आप पढ़ लिए, समझ लिए, तो वो आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन जो फैक्ट होता है, जैसे किसी विचारक का स्टेटमेंट है, वो क्या है? फैक्ट है। तो वो हमें याद करना ही पड़ेगा। और ये किस प्रबंधकीय चिंतक ने एक नेता के कितने गुण होने चाहिए, वो हर विचारकों ने अपने अपने तरीके से बताए हैं, और वो भी क्या है? फैक्ट है। तो फैक्ट को हम लोग धीरे धीरे करके उसको याद करना होता है ना। तो इसको आप लोग भी धीरे धीरे कैसे करके, मैं उसका भी तरीका बता दे रहा हूँ कि रीड वंस, थिंक ट्वाइस एंड राइट थ्राइस। मतलब किसी चीज़ को एक बार पढ़ो, 2 बार सोचो और 3 बार लिखो। तो एक बार पूरा 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट केवल हेनरी फ्योल को खूब पढ़ो, उसको लिखो। अगर वो याद हो गए, फिर उनको हटा दो, फिर उर्विक को लो, फिर इसी तरह अलग अलग जितने थिंकर हैं, चेस्टाई बर्नार्ड को लो, या और भी जो एक थिंकर हैं मैं उनका बताऊंगा। तो ये धीरे धीरे करके, अगर 4-5 हैं, 4-5 दिन में, अगर एक दिन में एक का भी याद करोगे तो भी 5 दिन में 5 का याद हो जाएगा।
और ये बेहतर तरीका यही है कि जैसे एक बार याद करें, उसको कहीं छुपा दें, अलग कर दें, और फिर पहले तो दिमाग में यही चलाएं, रिकॉल करें बार बार, है ना। तो अगर रिकॉल हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार पलट के देख लीजिए, फिर ढक दीजिए, पलट के फिर याद करिए, फिर ढक दीजिए। तब तक ये प्रक्रिया दोहराइए जब तक आपको याद नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें अपना दिमाग नहीं चलेगा। इसमें उन्होंने जितने बताए हैं और जो बताए हैं, हम अपने मन का उसमें कोई जोड़ या घटा नहीं सकते, ये टोटल फैक्ट है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, जैसे कर। और उसके बाद से लिखिए। लिखने से, क्योंकि जब तक दिमाग आपको आदेश नहीं देगा, हाथ लिख ही नहीं सकता है। तो दिमाग आदेश तभी देगा जब दिमाग में याद रहेगा, और जब बार बार लिखते हैं ना, तो वो बात आपके दिमाग के अंतः चेतना में चली जाती है और हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, इसी कड़ी में अगले हैं मिलेट। मिलेट ने 8 गुण बताए हैं। मिलेट ये 8 गुण बताए हैं। इसमें पहला है उत्तम स्वास्थ्य सेवा की भावना। उत्तम स्वास्थ्य सेवा की भावना, सेवा की भावना, अन्य लोगों में रुचि, बुद्धिमानी, अन्य लोगों में अरुचि। फिर अगला है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। फिर है ईमानदारी, ईमानदारी, प्रोत्साहित करने की क्षमता, प्रोत्साहित करने की क्षमता, प्रोत्साहित करने की क्षमता, निर्णयात्मक बुद्धि और निष्ठा, निर्णयात्मक बुद्धि और निष्ठा, निर्णयात्मक बुद्धि और निष्ठा। हो गया। अगले हैं ये स्टोक डील। स्टोक डील, ये मैं शुरू से बताता हूं ना। हाँ, स्टोक डील, ये मैं कहा ना कि भारतीय नाम नहीं है कि रमेश, सुमन, मोहन, दिनेश, ये सब के सब क्या हैं, विदेशी हैं, तो उनके नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। हाँ, स्टोक डील। ना जितना आपको हंसी आ रहा है ना कि ये मैं भी जब पढ़ता था, मेरा जब यूपीएससी का एग्जाम देता था ना, तो मेरा सब्जेक्ट था ये लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब मेरा ऑप्शनल था तो प्री में भी मैं था, इसी तरह के ऑब्जेक्टिव वहाँ पे आते थे। तो ये 8 गुण क्या बताए हैं, ये तो अभी बात की बात है, इनके नाम ही क्या है वो ही याद करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब ये है कि अब इतना, हालांकि एक लंबा अंतराल हो गया, लगभग 20-22 साल का एक लंबा गैप हो गया, है ना। 2002 मेरा अंतिम अटेम्प्ट था, तो लेकिन फिर भी ये था कि मैं उधर का पढ़ा हूँ तो इधर अब कम आ रहा है ना, और अब मेरे लिए आसान लग रहा है, लेकिन आपके लिए अभी पहली बार ही नाम सुना होगा। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, कमीशन भी क्या करता है ना, मैं एक बता दूं, कोई भी कमीशन हो, है ना, चाहे यूपीएससी हो, एसपीएससी हो या पेप, अब तो आपके कमीशन का नाम बदल गया है ना, पेप हो गया। तो ये पहले वो व्यापम काफ़ी बदनाम हो गया, व्यापम, इसलिए सारी चीज़ें वही है, नाम बदल दिया उन्होंने। तो अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि उसको भीड़ छांटना है, लेना कम है और बाहर ज़्यादा लोगों को करना है, तो वो ऐसे क्वेश्चन खोज के ले आते हैं दुर्लभ। कुछ क्वेश्चन इतने नॉर्मलाइज हो जाते हैं कि कई लोग उसको हल कर देते हैं, तो उसको तो भीड़ छांटना है ना, अच्छे लोगों को लेना है, तो क्रिटिकल ढूंढ के ले आते हैं।
और मैंने भी कल 8 घंटा लगभग यही काम किया। मैं ऐसे ऐसे ढूंढ के लाया कि जो आसानी से मतलब न मिल रहा हो, ताकि खुदा न खास्ता अगर वहाँ से क्वेश्चन बना दे तो वो, क्योंकि अभी तक जो मैंने मिलेट पढ़ाया, चेस्टाई बर्नार्ड का किया, फ्योल का किया, वो सब जनरली मिल जाता है ना, नाम भी बड़ा आसान। ये मुझे बहुत टफ लगा, कुछ अलग लगा। हमने कहा चलो मैं इसको रखता हूँ, कहीं भुला भटक के टफ करने के लिए अगर लाया तो ये आपके काम आ सकता है। तो लिखिए, इन्होंने भी 8 बताए हैं, इन्होंने भी 8 बताए हैं। तो पहला है शारीरिक एवं संरचनात्मक, शारीरिक एवं संरचनात्मक, शारीरिक एवं संरचनात्मक, शारीरिक एवं संरचनात्मक। दूसरा है बौद्धिक क्षमता, आत्मविश्वास, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, इच्छा प्रभुत्व क्षमता, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। नेक्स्ट प्रभुत्व क्षमता, प्रभुत्व क्षमता, प्रभुत्व क्षमता। अगला उमंग व उत्साह, उमंग, उमंग व उत्साह, उमंग व उत्साह। अगला है मौलिकता एवं सार्थकता, मौलिकता, मौलिकता एवं सार्थकता। और अंतिम है सामाजिकता, सामाजिकता, सामाजिकता। अच्छा, हम लोगों ने एक मिनट, चलो राइटिंग तो बहुत अच्छा है जी। और अब ऐसे तो यूपीएससी मेंस में लिख दो तो तुम्हें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। अच्छा, ये यही से शुरू हुआ था, है ना? तो आप तो एक दिन एब्सेंट की नहीं हो। नहीं तो परिभाषा हो गया और नेतृत्व के कार्य हो गया, गुण हो गया। तो नेतृत्व के कार्य में मैंने कुछ लोगों का विचार भी वो किया था ना, नेतृत्व के गुण में। और इसमें मैं ये नहीं बताया था कि वो मेरी पार्कर फॉलेट ने नेता के कितने कार्य बताए हैं या चेस्टा आई बर्नार्ड ने नेता कितने कार्य बताए हैं, ये नहीं हुआ था। अच्छा, ये मिस हो गया लग रहा। तो एक काम करो, इसको कहाँ एडजस्ट करोगे? अच्छा, गुण का कंप्लीट करवा दीजिए, अलग से हेडिंग डाल के हम कर लेंगे। चलो अलग से, हाँ, इसमें कल कुछ पॉइंट्स और भी मिले तो वो मैं अलग से ऐड करवा दूंगा, ठीक। अब लिखिए नेतृत्व की विशेषताएं। अरे ये किसका किसका, ये प्रभुत्व क्षमता का मतलब ये होता है कि प्रभुत्व उसके पास होता है जो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, जो किसी दूसरे के दबाव में न आता हो, है ना, जो जिसके आदेश निर्देश को सारे लोग माने, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रभुत्वशाली। आप नहीं जनरली हम बोलचाल में देखते हो, प्रभुत्वशाली हम किसे कहेंगे? जिसके पास शक्ति का केंद्र होगा, जिसके पास सारी शक्तियां होंगी, है ना, जिसकी बात सारे लोग माने, उसकी बात को नकारे नहीं, उसके आदेश की अवहेलना ना करें, है ना। तो
ये वही हो सकता है। जैसे अभी मैं एक उदाहरण दे के बात करूं तो ये इस जिले का प्रभुत्व किस में है? कलेक्टर में है ना? या इस देश का प्रभुत्व किस में नहीं था? प्रधानमंत्री में। इस राज्य का ये मुख्यमंत्री में है ना? अगर प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, मुख्य सचिव में। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रभुत्व का मतलब वो शक्ति का केंद्र होता है जो डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, अपने आदेशों निर्देशों को मनवाने की क्षमता रखता है। उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रभुत्व क्षमता। और कोई कंफ्यूजन? और कोई ऐसा? हाँ, मतलब किसी आर्टिकल में भी आता है ना कि भारत हाँ, वो प्रस्तावना में, हाँ, कि भारत एक क्या है? हाँ, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक साथ कई लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो दिक्कत आएगी, है ना? इसी को देखो, संचार में बाधा क्या? शोर, है ना? शोर संचार में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। तो अभी जैसे एक साथ 3-4 लोग बात करेंगे तो क्या होगा? शोर होगा और संचार प्राप्त तरीके से नहीं हो पाएगा। चलो, मजाक मजाक में हम लोगों ने संचार भी पढ़ लिया, ठीक है। अब बिल्कुल वही बात कि पहले भारत क्या था? एक उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का, ठीक है ना? 15 अगस्त 1947 पहले हम संप्रभुता नहीं था हमारे पास, इसीलिए हम देश नहीं थे, हम राज्य नहीं थे, हम क्या थे? ये उपनिवेश थे। किसके? ब्रिटेन के। हमारे सारे फैसले कौन लेता था? ब्रिटेन। हम विश्व युद्ध में भाग लेना है कि नहीं लेना है ना? कौन सी नीति लागू करनी है, कौन सी नीति लागू नहीं करनी है, ये सारा निर्णय कौन? ब्रिटेन। हमारे लिए सारा कानून कौन? ब्रिटेन। तो इसीलिए हम क्या थे? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं थे, हम क्या थे? एक उपनिवेश थे, है ना? लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद अब हम क्या हैं? हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, क्योंकि अब हम अपना सारा निर्णय किसी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति के दबाव में नहीं लेते हैं। हमें जो भी निर्णय लेना होता है हम भारत लेती है। अब चाहे वो संसद हो, विधायी मामले में, या कार्यपालिका मामले में हमारे कार्यपालिका हो, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो अब आप देख रहे हो ना कि बार बार अमेरिका दबाव डाल रहा है ना कि आप रूस से अपनी मित्रता मत रखिए, रूस से तेल का आयात मत करिए, इससे उसकी इकोनॉमी कमजोर पड़ेगी, तो यूक्रेन पर हमला करना बंद कर देगा। तो भारत क्या कह रहा है कि आप मुझे समझाओगे कि मुझे किससे मित्रता करनी है और किससे नहीं करनी है ना? ये 1947 के पहले की स्थिति नहीं है। 1947 के बाद भारत भी क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अब ये अपनी विदेश नीतियों का संचालन खुद करेगा कि हमें किससे मित्रता करनी है, किससे मित्रता नहीं करनी है, किससे हमें आयात करना है, किससे आयात नहीं करना है, किस देश को हमें निर्यात करना है, किस देश से हमें निर्यात नहीं करना है, किस देश से संबंध रखना है, किस देश से संपन्न क्या करना है, व्यवहार या संबंध नहीं रखना है। तो ये सारा वही कर सकता है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, है ना? और इसीलिए ये जनरली हम लोग राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं तो वो 4 चीज़ें होती है तभी कोई राज्य कहला सकता है। यहाँ राज्य का मतलब देश, राज्य का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, राज्य का मतलब देश, है ना? तो ये है जिसे हम लोग आम बोलचाल में देश कहते हैं, उसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य कहते हैं। और किसी को भी राज्य कहलाने का हक तभी होगा जब उसकी एक निश्चित जनसंख्या होती है, फिर भूभाग होता है, फिर सरकार होती है और संप्रभुता होता है। और इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? संप्रभुता है, सॉवरेनिटी। क्योंकि आप देख लीजिए 15 अगस्त 1947 पहले भारत की एक जनसंख्या भी थी। अरे बड़ा तेज चोट लग गया, अब तो लग गया, बहुत बचा के करना होता है। वहाँ दबाव देखो, अरे पहले तो उसको आगे करो, आगे करो, ये बहुत खतरनाक होता है ये। मैं जब लोग बैठते हैं, मैंने पहले ही दिन के क्लास से मना भी किया था वहाँ बैठने से भी कि बैठना है तो बहुत सोच समझ कर। एक तो इसका कोर बहुत तेज ये लगता है, ये है, उसको लगी कि बहुत तेज लगी है, वो बता नहीं रही है लेकिन लगा बहुत तेज है उसको, है ना? अब चूंकि ये इसलिए यहाँ पे सेट है कि यहाँ से ब्लैक बोर्ड को ये अच्छे से कैप्चर करता है, लेकिन वो सावधानी नहीं देंगे। अब चूंकि बात वो निकल रही थी तो मैं देखा, लेकिन पढ़ाने में इतना बिजी था कि मैं ये नहीं कर पाया कि आप देख करके वो करना, उसे भी आभास नहीं था वो पीछे। लेकिन नहीं, वो अब चलो क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ भी करेंगे, नहीं तो पीछे से भी निकल जाती। लेकिन ये आइडिया तो अब आ रहा है ना,
चोट लगने के बाद। तो देखना आप लोग ये अब क्या, जब अब बांध बनाने से क्या है, जब बाढ़ बहा ले गई तो हमें उसके पहले सचेत होना था। बहरहाल आगे के लिए ये बहुत बड़ा संदेश दिया गया, कई बार क्लास में हो चुका है ये, तो जो एक बार हो जाता है तो सचेत। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं, तो उसमें संप्रभुता ही तो नहीं था हमारे पास, हमारे सारा निर्णय कोई और ले रहा था। जबकि तीनों चीज़ें तो थी, तब भारत राज्य नहीं था। भारत राज्य कब बना? इसके बाद जब संप्रभुता हमारे पास आ गई। बहरहाल खैर, तो संप्रभुता वह शक्ति है जो आपको कंप्लीट बनाती है। इस क्लास में बैठे क्या सारे लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं? नहीं, नहीं है। आप संपूर्ण प्रभुत्व तब, हाँ, तो मैं इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, आंशिक संपूर्णता आपके पास है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं हो, आपके आधे डिसीजन आप लेती हो, लेकिन आपके आधे डिसीजन आपके माता पिता भाई जो लोग लाइसेंसधारी हैं उनके पति है ना, तो ये अलग अलग जैसा कंडीशन है, तो वो है ना। तो अभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अच्छा हम भी नहीं है, मेरे यहाँ भी गृह मंत्रालय कुछ डिसीजन लेता होगा मेरे बारे में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि ये प्रभुत्व क्षमता क्या है। प्रश्न किसका था? आपका था। आपका शुभ नाम? मनीषा भारती। तो अब बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि और उदाहरण देने की जरूरत है, सबसे बेहतर उदाहरण जो था अभी मैंने दिया, है ना। अब इससे सरल उदाहरण और कोई नहीं हो सकता, है ना जी। देखना पीछे से, हाँ ठीक बात। चलो अब देखना वहाँ से क्या ब्लड तो नहीं भरा ना, चलो ठीक है, ठीक। हाँ, तो आगे अब अगला जो टॉपिक है वो है नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व की विशेषताएं। अच्छा, मैंने एक बात और देखा है, जो मैं भी कल टाइम था तो मैं वो देखा, आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चंस और आपका सिलेबस, है ना। तो जो सिलेबस ये मेंशन करता है वो उससे अलग भी क्वेश्चन कई बार पूछा है ना। ये मोटा मोटी सिलेबस तो वो दे देता है, चलो नेतृत्व के गुण और वो विषय, लेकिन आगे चल के मैं देखता हूँ कि उससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछ देता है। अभी मैं कल संचार पर देख रहा था, है ना, चूँकि वो पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन बना रहा था, तो देख रहा था उसमें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो सिलेबस में नहीं दिया, उससे अलग हटके। तो तब हम लोगों को सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा सा जो उसके और आसपास की चीज़ें हैं वो भी पढ़ लेना कि वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, चाहे वो संचार हो चाहे लीडरशिप हो, है ना। और ऐसा कई बार ऐसा यूपीएससी पीएससी के एग्जाम में भी मैं देखता हूँ कि जो सिलेबस वो देता है केवल उतना ही नहीं पूछता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन हमें पहले फोकस सिलेबस पर करना चाहिए और फिर अगल बगल की चीज़ों, ठीक है। तो उसी कड़ी में एक देखते हैं कि नेतृत्व की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें है पहला, अच्छा नेतृत्व में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? 2 लोगों की, एक नेता और एक अनुयायी, है ना। नेता वो होता है जो आदेश निर्देश देता है, और ये अनुयायी वो जो अपने नेता की बात को मानते हैं, सुनते हैं, उसके आदेश निर्देश का पालन करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? फॉलोअर कहलाते हैं, है ना, अनुयायी कहलाते हैं। इसी चीज़ को अगर हम प्रशासन में लागू करें, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो देखना अगर आप महिला सुपरवाइजर हो तो आपका नेता कौन हो जाएगा? सीडीपी हो, और महिला कार्यकर्त्री क्या हो जाएगी? आपकी फॉलोअर हो जाएगी, अनुयायी हो जाएगी, है ना। तो निश्चित रूप से ये अभी जो इन लोगों ने बताया था कि बौद्धिक गुण होना चाहिए, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, मानसिक क्षमता होनी चाहिए, ये बौद्धिक गुण होना चाहिए, तो ये सब नेता में अगर रहेगा या उसमें प्रभुत्व क्षमता होनी चाहिए, अगर वो नहीं है किसी अधिकारी में, तो अधीनस्थों से अपनी बात मनवा पाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए अलग अलग विचारकों ने वो अलग अलग गुण बताए थे कि किस नेता में क्या गुण होनी चाहिए। और उसी कड़ी में अगला है कि नेतृत्व में क्या क्या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषताएं इसमें। तो जो पहली विशेषता है वो है नेतृत्व
अनुयायियों या समर्थकों या अधीनस्थों का ही किया जाता है ना। हमेशा जो लीडरशिप जिसके पास होती है, मतलब जो नेतृत्व करता है, जो वो क्या कहलाता है? नेता कहलाता है। जो नेतृत्व करता है वो क्या कहलाता है? नेता कहलाता है। ठीक है, तो एक तो वो वाला भी नेता होता है जो, तो वहाँ पे आम जनता क्या होती है? फॉलोअर होती है, अनुयायी होती है। लेकिन अगर प्रशासन में देखें तो जो ऊंचा अधिकारी होता है वो क्या होता है? वो नेता होता है। और जो उसका अधीनस्थ है, जो निम्न अधिकारी है, वो उसका क्या होता है? अनुयायी होता है, फॉलोअर होता है, अधीनस्थ होता है उसका। ठीक है, तो पहली विशेषता लिखिए कि नेतृत्व अनुयायियों या समर्थकों या अधीनस्थों का ही किया जाता है। नेतृत्व अनुयायियों या समर्थकों या अधीनस्थों का ही किया जाता है, या अधीनस्थों का ही किया जाता है, अधीनस्थों का ही किया जाता है। अगला है नेतृत्व किसी सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, नेतृत्व किसी सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य, किसी सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित लोगों का किया जाता है। हाँ, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित लोगों का किया जाता है, संगठित लोगों का किया जाता है। अब जैसे महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है, पूरा जो प्रशासनिक संगठन है, इसका एक लक्ष्य है ना, महिलाओं और बच्चों का विकास करना, है ना। तो उसमें खासकर बात अभी हम लोग किसकी करेंगे? बच्चों की, है ना, क्योंकि जो आंगनबाड़ी का जिससे संबंध है उसमें किसके लिए? बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, और बच्चों के लिए भी है ना। और ये मैं बहुत ऊपर की बात नहीं, केवल नीचे की बात करूं तो आप उसमें देख रहे हैं ना, सीडीपीओ भी है, या उसके नीचे बहुत सारे क्या हैं? महिला सुपरवाइजर हैं, या उसके नीचे बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, फिर सहायिका भी शायद होती हैं जो उनको असिस्ट करती हैं, है ना। तो ये पूरा एक लोगों का क्या है? एक संगठित समूह है। और इनका सामान्य लक्ष्य क्या है? महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का, फिर बच्चों का जो 6 वर्ष का कम है उनके शिक्षा और स्वास्थ्य, खासकर महिलाओं का स्वास्थ्य और बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा, ये क्या है? उद्देश्य है। तो इसमें जो जिला स्तर पर जो लीड करता है वो क्या? सीडीपीओ, वो पूरे जिले को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। जो उसके अंडर काम करेंगे उनको क्या करेगा? वो बताएगा कि इस साल हमें इतने बच्चों को ये टीका लगाना है, उनके लिए ये किताब देना है, या ये पोषाहार उपलब्ध करवाना है, तमाम सारी चीज़ें जो उनके लिए करता है। तो और उन बच्चों तक क्या करना है? उन महिलाओं तक, उन बच्चों तक पहुंचाना है, यही उसका उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य की क्या करनी है? उसको प्राप्त करना है ना। तो आंगनबाड़ी का मेन काम है उन बच्चों तक रियल में वो लेके जाना। फिर वो किसके आदेश पर काम करता है? तो ये उसका नेता कौन हो जाता है? महिला सुपरवाइजर, जो आप बनने जा रहे हो। और फिर महिला सुपरवाइजर का नेता कौन हो जाता है? सीडीपीओ। वो इस पूरे का नेतृत्व करता है ना। फिर यही बात ऊपर जाते जाते जो इस विभाग का मंत्री होता है और जो प्रशासनिक सचिव होता है वो लीड करता है पूरे को, है ना। तो इस तरह से ये क्या है कि एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लोगों का संगठन होता है उसको क्या करता है? एक नेता अपना नेतृत्व प्रदान करता है। और जितना अच्छा नेता होगा उतना ही उद्देश्य की प्राप्ति करना आसान होगा। ठीक, अगला नेतृत्व में, अगला नेतृत्व में अनुयायियों के आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। नेतृत्व में
अनुयायियों के आचरण और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। आचरण एवं व्यवहार, कंडक्ट एंड बिहेवियर, आचरण और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। कैसे, कौन बताएगा? कैसे एक नेता अपने अनुयायी के आचरण में व्यवहार को प्रभावित करता है? मतलब अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई नेता है जी। वो अपनी डायरेक्शन दे रहा है, हाँ। तो अगर वो अनुयायी अगर होगा तो वो उसका मतलब डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो अच्छा डायरेक्शन देगा तो हाँ बिल्कुल ऑफिशियल, बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी संगठन की सफलता निर्भर करती है उसके नेतृत्व पर। तो वो अगर मान लो उसके जो फॉलोअर हैं, जो अधीनस्थ हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो सारा वो दलिया, प्रोटीन आहार, वैक्सीन दिया जा रहा है बच्चों को देने के लिए, गर्भवती महिलाओं को देने के लिए, और वो क्या कर रहा है? मार्केट में ले जाके सेल कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आचरण और व्यवहार ये जो किया गया वो ठीक नहीं है ना। तो वो क्या करेगा? वो इस बात की निगरानी करेगा, देखेगा कि जो हमारे अधीनस्थ हैं उनका आचरण व्यवहार ठीक है कि नहीं। हो सकता है कि कोई महिला कार्यकर्त्री जब जाती है किसी गर्भवती महिला के पास, तो वो गलत, रियल में जिसको ज़रूरत है उसको न प्रोवाइड करके उसको प्रोवाइड कर दे जिसको नहीं ज़रूरत हो, है ना। या सही सूचना ना करे, वहाँ से अपने मन का फर्जी सूचना भर के और आगे से भेज दे और फिर उसके अकॉर्डिंग मंगा ले, सेल कर दे। तो कहीं ना कहीं उसका आचरण व्यवहार अच्छा माना जाएगा क्या? नहीं। तो वो उसका अगर आचरण व्यवहार ठीक नहीं है तो कौन ठीक करेगा? नेता जो उसको लीड कर रहा है। यानी यहाँ पे कौन ठीक करेगा? जो ऊंचा अधिकारी रहेगा, वही तो यहाँ नेता हो गया ना, जो इसको लीड कर रहा है। फिर वो उसके आचरण व्यवहार को क्या करता है? उसके आचरण एवं व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। और प्रभावित कब करेगा? जब अगर वो सही ढंग से नहीं कर रहा है तो सही ढंग से करे, है ना। यही इसी तरीके से वो क्या करेगा? उसको प्रभावित करेगा, इफेक्टेड करेगा। अगला है, अब जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूँ कि अभी मैं लीड कौन मैं कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ठीक ढंग से नहीं पढ़ रहा है, सही उत्तर नहीं दे रहा है, सही तरीके से नहीं लिख रहा है, तो मैं देख करके बताऊंगा ना, प्रश्न पूछ के आपसे देखता हूं कि अगर उत्तर दिया मतलब आप सही दिशा में काम कर रहे हो, उत्तर नहीं दे पाए मतलब आप ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं आपको क्या करूंगा? सुझाव दूंगा, डांटूंगा। पहले सुझाव दूंगा कि ऐसे पढ़ो, तैयारी करो, नहीं मानोगे तो डांटूंगा भी, क्लास से बाहर कर दूँ, दंडित भी करूंगा। तो आपके आचरण में व्यवहार आए, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन आएगा ना। अगले दिन से आप पढ़ के आओगे, याद करके आओगे, जवाब दोगे यहाँ पे, यानी अपना काम ठीक तरीके से करोगे। यही तो नेता करता है, यही तो टीम लीडर करता है। उसके जिस टीम का वो लीडर है वो टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे। आप देखते हो ना, अगर कोई क्रिकेट आप देखते हो, वहाँ पे अगर कोई फील्डर अगर कैच छोड़ देता है और टीम हार जाती है तो वो क्या करता है? डांटता है ना उसको, तुमने कैच क्यों छोड़ दिया, तुमने क्यों गलत तरीके से वो किया, बाल क्या गलत तरीके से क्यों आउट हो गए, डांटता है ना वो। तो क्योंकि उसी पर क्या करना है, उस टीम का परफॉर्मेंस निर्भर करता है। तो एक नेता कहीं ना कहीं क्या करता है? अपने टीम को अपने व्यवहारों से क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात संगठन में नेतृत्व सदैव विद्यमान रहता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात संगठन में नेतृत्व सदैव विद्यमान रहता है। नेतृत्व सदैव विद्यमान रहता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कुछ बता दिया, सुना दिया, और अगर हम दोबारा से नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो आपके आदेश का ठीक ढंग से पालन कर रहा है कि नहीं। तो ये नेतृत्व एक डायनेमिक प्रक्रिया, ये नहीं कि वन टाइम नहीं है कि एक बार हमने कर दिया काम खत्म हो गया। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमें बार बार हमें जो आदेश देंगे उसका पालन हो रहा है कि नहीं, हमें बार बार देखना पड़ेगा।
है ना। तो ये एक क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक है, फिक्स नहीं है ना। अलग अलग मुद्दे पर हमें अलग अलग आदेश निर्देश देखना पड़ेगा, फिर वो देखना पड़ेगा फॉलो हो रहा है कि नहीं, है ना। यानी यह एक क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक है। अगला है क्रियाशील संबंधों के रूप में, क्रियाशील संबंधों के रूप में, क्रियाशील संबंधों के रूप में नेता अनुयायी संबंधों का होना, नेता अनुयायी यानी फॉलोअर, नेता अनुयायी संबंधों का होना नेतृत्व में सदैव आवश्यक है, नेतृत्व में सदैव आवश्यक है। नेतृत्व में सदैव आवश्यक है। यानी क्या ये भी संभव है क्या कि बिना नेता और फॉलोअर के नेतृत्व हो? नहीं। नेतृत्व की प्रक्रिया में ये दोनों का होना आवश्यक है, नेता का भी होना और फॉलोअर का होना, अनुयायी का होना। ठीक है। अगला है नेतृत्व के लिए परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है, नेतृत्व के लिए परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है, नेतृत्व के लिए परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 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 परिस्थितियां ही आवश्यकताओं हितों, क्योंकि परिस्थितियां ही आवश्यकताओं हितों दबाव प्रेशर, हाँ दबाव, ऐसे हाँ दबाव बनाना, प्रेशर बनाना, ठीक है, दबाव तथा परिवर्तनों को जन्म देती है, तथा परिवर्तनों को जन्म देती है, तथा परिस्थितियों में नेतृत्व का परीक्षण होता है, तथा परिस्थितियों में नेतृत्व का परीक्षण होता है। चलो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को बता रहा हूँ कि जैसे ये हो गया, अचानक से आप पड़ाव पर जा रहे हो और वहाँ पे क्या हो गया, किसी दो गाड़ी आपस में टकराई और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। अब वहाँ पे कोई नेता या कोई फॉलोअर तो है नहीं, सब एक जैसे, लेकिन उसी में क्या करेगा, जो आगे बढ़ के आएगा और जो कहेगा कि अरे इसको क्या करो, तुरंत उठाओ और हॉस्पिटल भेजो, है ना। तो वो वहाँ पे जो नेतृत्व उत्पन्न हुआ कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थिति से। तो कई बार नेतृत्व के लिए क्या उत्तरदायी होती है, परिस्थितियाँ, कि परिस्थिति कैसी है ना। कुछ लोग क्या होते हैं कि ये करेंगे कि इस पर लगेंगे करने की, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, अरे भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ ये हम बाद में देख लेंगे, टीटी वो अगर वहाँ पे कैमरा लगा है तो सीसीटीवी अगर वो लगा है तो उसके फुटेज निकालेगा और देख लेंगे। पहले तो हमें जान बचाना है ना। एक वहाँ पे अच्छा नेता कौन होगा, एक नेता जो ये करने लगे कि नहीं ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, और एक वो है जो कह रहा कि नहीं पहले इनकी मदद करो, जान बचाओ, हम बाद में देख लेंगे। अब दो तरह के हैं वहीं पर नेता। तो अच्छा नेता कौन होगा, जो पहले हॉस्पिटल ले जाएगा, जान बचाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जान बचे तो हम बाद में पता लगा लेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसमें दोषी कौन है, किसको सजा देने की जरूरत है ना। तो कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब परिस्थितियों से होता है, और उसी में एक नेता सही नेता है कि नहीं, उसमें नेतृत्व का गुण है कि नहीं, रियल में ये पता तभी लगता है जब इस तरह के सिचुएशंस होते हैं।
यानी परिस्थितियों में ही हमें पता लगता है कि देश सही हाथों में है कि नहीं। अब जैसे अभी एक वो आज के 3.5 साल पहले एक कोरोना नामक बीमारी आई थी, है ना, और पूरा देश ही नहीं, पूरा ये पृथ्वी, पूरे ग्लोब पर जितने 7 महाद्वीप और उनके सारे देश, जो लगभग कितना 200 से ज़्यादा, सारे देश इस बीमारी से क्या थे, प्रभावित थे। और पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी स्वास्थ्य को लेकर के। अब इसमें आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने, मतलब भारत ने न केवल इसका वैक्सीन बनाया और अपने लोगों की रक्षा की, बल्कि क्या किया, हमने 60 देशों को भेजा भी, 60 देशों के लोगों को जान को बचाया हमने। तो ये किससे निकला हुआ नेतृत्व था? परिस्थितियों से, है ना। हमने तुरंत इसका टीका डेवलप किया और उस टीका के माध्यम से अपने लोगों की रक्षा की और दूसरे। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में निकल के आया ना एक नेता का गुण। अगर अच्छा नहीं होता नेतृत्व तो क्या हो जाता, हमें दूसरे देशों से मंगाते और हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती, डाउन हो जाती। और उससे क्या हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि स्ट्रांग ही हुआ। हम लोगों ने कुछ को बेचा तो उसे अर्निंग हुई और कुछ को सहायता किया तो एक नैतिक कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ मिला, है ना, कि नहीं भारत न केवल अपने लोगों की जान बचाता है बल्कि दूसरे की, तो वैश्विक स्तर पर हमारी साख भी बनी। तो ये कब संभव था, एक अच्छे नेतृत्व पर, एक अच्छा मैनेजमेंट पर। आप लोगों ने देखा ना, अचानक से लॉकडाउन हो गया था। अब वहाँ पे कौन सा लॉकडाउन हो रहा है भाई, पहले भी देख लीजिए। हाँ, तो आप देखें ना, अगर वो अच्छे हाथों में नेतृत्व होता, अगर हमने लॉकडाउन का फैसला नहीं किया होता, तो हालांकि उसमें जो लोग फंस गए उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई, पैदल आना पड़ा, रास्ते में भी कुछ खाने पीने को नहीं, लोकल लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे थोड़ा बहुत। लेकिन अगर नहीं होता तो भारत में जितनी जनसंख्या है, पता नहीं कितने लोग मरे होते, है ना। आप लोगों ने देखा ना कि जब दूसरी लहर आई 2021 में और सरकार थोड़ी सी क्या हो गई, लूज हो गई, तो उससे ज़्यादा लोग हो गए। और पहली बार सरकार सचेत थी, अच्छा लीडर दिखा, बहुत कम लोग हुए। तो ये कई बार परिस्थितियों से ही नेतृत्व का जन्म होता है और परिस्थितियों से ही एक अच्छे नेता का परीक्षण भी होता है कि वाकई जो हमारा नेता है उसमें नेतृत्व करने का गुण है कि नहीं, वो हमारे देश को कहाँ ले जाएगा, है ना। या यही बात आप पर भी लागू होती है सिलेक्शन होने के बाद आपके विभाग पर, कि अगर विभाग का बहुत अच्छा अधिकारी है ना, तो वो जो भी समस्या होगी अच्छा करेगा। जैसा अभी यहाँ का ग्वालियर का कलेक्टर, अगर यहाँ तमाम सारी कोई आपदाएं आ रही हैं, अगर वो बेहतर उसका समाधान निकाला, मतलब अच्छा एक नेतृत्व करता हो जाएगा। और नहीं तो फिर नॉर्मल चल रहा है तो चल ही रहा है। तो नॉर्मल में किसी नेता की पहचान नहीं होती है, उसका परिचय नहीं होता है। असली जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, तभी पता लग पाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर नेतृत्व का गुण कितना है, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कितना विषम। अभी बताया था ना उधर कि एक नेता में गुण क्या होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। बहुत लोग समस्या आती है तो तुरंत धैर्य जवाब दे जाता है, मतलब वो मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं है। जबकि एक नेता में क्या होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर नेता ही हमारा अगर ध्वस्त हो गया तो फॉलोअर तो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। भाई मान लो कोई टीम है, अगर टीम का जो कप्तान है अगर वो ही नर्वस हो गया तो क्या होगा, पूरी टीम हाथ खड़े करके ध्वस्त कर देगी। आप देखें ना, हमें कितना बहुत कम बॉल और रन रह गया था अभी जो हमने T20 देखा है। तो आपने देखा ना कि नहीं, हमें जितने भी रन हैं, जितने बॉल है, हमें रक्षा करनी है। और वो समर्पण नहीं किया उन्होंने अपने अंदर भी, और खिलाड़ियों के अंदर जोश बढ़ा कि नहीं, हमें अंतिम दम तक, अंतिम बॉल तक लड़ना है। और अंत में परिणाम क्या हुआ आपके सामने है ना। तो एक नेता अगर मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, अगर शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, तो अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकता है नहीं। ठीक, अगली विशेषता है, अगला, नेतृत्व सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति या नेतृत्व सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति या हित की पूर्ति के लिए
नेतृत्व सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति या हित की पूर्ति के लिए नेता द्वारा प्रदत्त प्रेरणा। नेतृत्व सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति या हित पूर्ति के लिए नेता द्वारा प्रदत्त प्रेरणा। नेता द्वारा प्रदत्त प्रेरणा, मोटिवेशन। अभी मैंने वही तो समझाया है। उसने क्या किया? मोटिवेट किया ना खिलाड़ी में कि नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, हम इतने रन की भी रक्षा कर सकते हैं, और परिणाम सामने था। ठीक है, तो क्या लिखा आप लोगों ने? हित की पूर्ति के लिए नेता द्वारा प्रदत्त प्रेरणा तथा समूह के प्रयत्नों का सामूहिक या एकीकृत परिणाम है। सामूहिक या एकीकृत, इंटीग्रेटेड परिणाम है। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड परिणाम है। इंटीग्रेटेड को हिंदी में, अंग्रेजी में तो एक शब्द है इंटीग्रेटेड, हिंदी में समन्वित या एकीकृत। और इसका मतलब ये होता है कि सारे लोग मिलके एक ही दिशा में प्रयास करें। मतलब मुंडे मुंडे विभिन्न मत नहीं, हम सारे लोग भले अलग अलग हों लेकिन सोचें एक दिशा में। ये होता है समन्वित या एकीकृत। अगली विशेषता है प्रभाव नेतृत्व का केंद्रीय तत्व है। प्रभाव नेतृत्व का केंद्रीय तत्व है। प्रभाव नेतृत्व का केंद्रीय तत्व है। भाई, ऐसा नेता किस काम का जिसका अपने अनुयायियों पर कोई प्रभाव ही न पड़ता हो? तो एक नेता के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? अपनी बातों से, अपने गुणों से अपने फॉलोअरों पर अपना प्रभाव डाल पाना। एक अच्छा अधिकारी कौन हो सकता है? जो अपने अधीनस्थों पर एक अच्छा प्रभाव डालता है ना। तो नेतृत्व के जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या है? प्रभाव डालना, इफेक्टिव। देखना, यही सब अपने आप में क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी जो हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं ना, जितनी बातें बता रहा हूँ, ये एक प्रक्रिया है, प्रभाव इसका केंद्रीय तत्व है, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है ना। जब एक बात, अभी तो नॉर्मलाइज होकर पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन यही बात क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अगला उसी में आगे लिखे, नेतृत्व का आधार व सार। नेतृत्व का आधार व सार, एसेंस। आधार और सार यानी बेस एंड एसेंस। आधार और सार इसी बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं। व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं, यानी एक अच्छा नेता कौन हो सकता है? जो अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, अपने आचार विचार से, अपने आचरण और व्यवहार से अपने फॉलोअरों को कितना वो प्रभावित कर पाता है। जो प्रभावित कर पाएगा वही लीड करेगा। मैं इसका बड़ा एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं या बस में जा रहे होते हैं, 4-5 लोग होते हैं। अगर सब आपस में जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो ऐसी बातें कर रहा है जो बाकी लोग क्या होते हैं, सुनने लगते हैं। अब वो कब सुनेंगे? जब वो उसकी बातों में दम होगा, जो अपनी बातों से आपको प्रभावित कर देगा। अब वहीं वो नेता हो जाएगा, और जो सुन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? अनुयायी हो जाएंगे, फॉलोअर हो जाएंगे, है ना। तो नेता वही हो सकता है जिसमें प्रभावित करने की क्षमता हो, गुण हो, साहस हो, है ना। और इसी के साथ आज हमें टाइम इतना ही इजाज़त दे रहा है, तो बाकी क्लास कल।
अरे वो उनको बुलाना, अरे चलो कोई बात नहीं।